तो आइए दोस्तों अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसी कार्य से बाहर मैं आया हुआ हूं, इसी वजह से मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूं। और ये वीडियोस मैं आपके लिए मैंने अपलोड किया है, आप इनको देखिए ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू चलती रहे। हमने 320 यानी 320 तक हमने कर लिया था और अब हम 321 नंबर की एरर से शुरू करेंगे। आप देख रहे हैं चैनल वनराज गोस्वामी स्टडी सेंटर और मैं हूं वनराज गोस्वामी। आइए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। आप ये वीडियोस देख रहे हैं जिसमें ग्रामर के माध्यम से हम जो इंग्लिश के रूल्स हैं, इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हैं, उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। To the ordinary man, in fact, the pealing of bells is a monotonous jangle and a nuisance tolerably only when mitigated by remote distance and sentimental association। दोस्तों आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप पढ़ करके अपना आंसर दे सकते हैं। मैं कुछ सेकंड बाद जो है इसका आंसर दूंगा, आप आराम से पढ़ लीजिए और आंसर कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। चलिए देखिए, यहां पर आपको वर्ड मिला है टॉलरेबली, जिसको टॉलरेबल होना चाहिए क्योंकि एडवर्ब यहां पर जो है टॉलरेबली जो एडवर्ब बनाया गया है उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहां पर सिंपल सा इसको टॉलरेबल होना चाहिए था। ये जो ओनली है ये बाकी वाले भाग को क्वालिफाई कर रहा है और ओनली का प्रयोग उस शब्द से उस वाक्य से पहले किया जाता है जिसको ये क्वालिफाई कर रहा होता है। टॉलरेबल जो है वो एक एडजेक्टिव है। यहाँ पर आवश्यकता जो है दोस्तों सेंस के अकॉर्डिंग जब आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉलरेबल यहाँ पे होना चाहिए, टॉलरेबली की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह के पार्ट ऑफ स्पीच के एरर जो है एग्जाम में दिए होते हैं और उन एरर्स को आपको अच्छे से समझ करके सेंस के आधार पर उसमें पार्ट ऑफ स्पीच को फॉलो करना है। The increasing mechanization of life have led us farther away from daily contact with nature and the crafts of the form। देखिए आप ध्यान से वाक्य पढ़ें और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि आप वाक्य को पढ़िए। अगर आप नए हैं एरर निकालने में तो आप पार्ट टू पार्ट वाक्य को पढ़ें। पहले ए पार्ट पढ़ें, फिर बी पार्ट, फिर सी पार्ट और फिर एक साथ तीनों पार्ट को पढ़ करके आप एरर को सर्च करने की कोशिश करें। तो देखिए मैंने कई बार आपको बताया है, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट प्रीपोजिशन से बना हो तो दोस्तों जो वर्ब है वो प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो सब्जेक्ट दिया हुआ है, पहले जो नाउन लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग आता है। और यहाँ पर द इंक्रीजिंग मैकेनाइजेशन जो है वो सिंगुलर नाउन है दोस्तों। और यहाँ देखिए दूसरे पार्ट में प्लूरल वर्ब दिया हुआ है, तो हमें इस हैव को हटा करके दोस्तों यहाँ पर हैज लगाना होगा क्योंकि वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। If you have a way with words, a good sense of design and administration ability, you may enjoy working in the high pressure world of advertising। देखिए ये पार्ट ऑफ स्पीच के जो एरर हैं इनको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पार्ट ऑफ स्पीच के जो एरर हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर ऐसे एरर होते हैं जिनको आप नहीं ढूंढ पाते। अगर ग्रामेटिकल एरर आते हैं तो उनको आप आराम से पकड़ सकते हैं। ये वाक्य भी कुछ ऐसा ही है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एबिलिटी, और एबिलिटी क्या है दोस्तों, वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप समझते होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिससे हमें एक बात कंफर्म हो गई कि ये एक नाउन है।
और मैंने आपको बताया था कि नाउन को क्वालिफाई करने वाला हमेशा क्या होगा, उसके पहले एडजेक्टिव होगा, यदि कोई एडजेक्टिव उसको क्वालिफाई कर रहा है तो। अब हम इस वर्ड को चेक करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन दे रखा है जो कि एक नाउन है। तो एक नाउन को एक नाउन क्वालिफाई इस तरह से नहीं कर सकता, इसको आपको चेंज करना होगा एडजेक्टिव में। और जब आप इसका एडजेक्टिव बनाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो हो जाएगा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव। क्या हो जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी हमें यहाँ पर करना होगा, इस प्रकार ये वाक्य सही होगा। देखिए दोस्तों, ये एरर्स बहुत टफ हैं, पार्ट ऑफ स्पीच के एरर हैं, इसीलिए आप इनको ध्यान से समझ करके आगे बढ़े। Last week's sharp hike in the wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to come. देखिए, मैं जितने भी ये एरर्स कराता हूं उसमें जहां भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन आता है वो मैं आपको अक्सर बताता हूं, और उनको आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप उनको याद कर पाए। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है शब्द इंडिकेशन, तो याद रखिएगा इंडिकेशन फॉर नहीं होता, इंडिकेशन के साथ जो प्रीपोजिशन हम प्रयोग करते हैं वो टू आता है, इंडिकेशन टू होता है। तो यहाँ पर ये प्रीपोजिशन का एरर है। इस एरर में आप समझिए कि ग्रामर का सबसे बड़ा टॉपिक है ये प्रीपोजिशन। इस पर कमांड करना केवल एक ही तरीका है कि इसकी बार बार प्रैक्टिस की जाए, और हर एग्जाम में जिसमें ग्रामर आती है, लैंग्वेज आती है, उसमें इस पर जो व्यक्ति कमांड कर लेता है उसके नंबर और सभी लोगों से ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लैंग्वेज का। कॉम्पिटिशन लाइन में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है इंडिकेशन के साथ प्रीपोजिशन जो है वो टू का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिए हुआ है सपोजिंग इफ इट रेन्स व्हाट शैल वी डू। तो अगर हम इसको मान लें कि कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो पहला वाक्य इफ के साथ बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट टेंस में। दूसरा फ्यूचर से बना हुआ है, ये भी ठीक है। तो फिर इसमें गलत क्या है? गलत क्या है दोस्तों? समान अर्थी जो शब्द होते हैं वो शब्द एक साथ नहीं रखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सपोज भी दिया है और इफ भी दिया है, तो इफ आप लगाएंगे तो वाक्य बिल्कुल ठीक होगा। इस तरह के प्रयोग को हम इंग्लिश ग्रामर में सुपरफ्लुअस कहते हैं, यानी कि अनावश्यक शब्द का प्रयोग या ऐसे शब्द का प्रयोग जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं या एक साथ नहीं प्रयोग किए जा सकते। तो यहाँ पर जो सपोजिंग है दोस्तों, इसको आपको वाक्य में से हटाना पड़ेगा। जब आप इसको हटाएंगे तो ये वाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस चीज का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग वाक्य में ना हो, या जो सेंस को रिपीट करते हो उनका प्रयोग कम से कम ना हो। चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। द कैप्टन along with his team are practicing very hard for the forthcoming match। देखिए उसी तरह का ये एक वाक्य है, द कैप्टन along with। मैंने आपको बताया था जब भी वाक्य का सब्जेक्ट इनसे जुड़ा हो, along with से जुड़ा हो, with से जुड़ा हो, of से जुड़ा हो, including से जुड़ा हो, excluding से जुड़ा हो, like से जुड़ा हो, unlike से जुड़ा हो, beside से जुड़ा हो, led by से जुड़ा हो, governed by से जुड़ा हो, तो इस प्रकार के वाक्यों में जो वर्ब आता है दोस्तों, वो वर्ब इन प्रीपोजिशन के ठीक पहले जो सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पर द कैप्टन दिया है, तो द कैप्टन के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ सिंगुलर है कैप्टन, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? इज होना चाहिए। तो ये चीज आपको बेसिकली याद रखनी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का हमें प्रयोग करना होता है। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। It was him who came running into the classroom। देखिए मैंने आपको बताया था कि into के साथ में, into जो दिया है उसके साथ में
आप याद रखिए कि इनटू का प्रयोग जो है दोस्तों वो गतिशीलता के लिए होता है। गतिशीलता को दर्शाने के लिए हम इनटू शब्द का प्रयोग करते हैं। एक ऐसा प्रीपोजिशन है जो गतिशीलता को दर्शाता है। इसी के साथ में आप और याद रखिए कि अपॉन भी ऐसा ही प्रीपोजिशन है जो गतिशीलता को दर्शाता है। तो ये कुछ ऐसे प्रीपोजिशन है जो गतिशीलता को दर्शाते हैं। अब यहाँ पर इस वाक्य में देखिए, एक बार दोस्तों मैंने आपको एरर का ये टॉपिक जो है, ये जो इसमें एरर है कराया है कि जो भी हमारे पास दोस्तों बी वर्ब होते हैं, बी वर्ब आप समझते होंगे। बी वर्ब हम कहते हैं इज, एम, आर, वाज वर्ब को। इज, एम, आर और वाज वर्ब ये दोस्तों बी वर्ब कहलाते हैं। अब इन बी वर्ब के बाद प्लस में यदि दोस्तों हमें कोई प्रोनाउन रखना है, कोई प्रोनाउन यदि हमें रखना है, तो वो जो प्रोनाउन होगा दोस्तों वो हमेशा ही कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, सब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, सब्जेक्टिव फॉर्म में, ना कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर इस वाक्य में जो है वाज दिया हुआ है, और वाज क्या है मैंने आपको बताया, इज, एम, आर, वाज वर्ब बी वर्ब होते हैं। इसके बाद में एक प्रोनाउन दिया है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ ग्रामर और रूल ऑफ प्रोनाउन, आफ्टर बी वर्ब वी मस्ट प्लेस द प्रोनाउन इन सब्जेक्टिव फॉर्म, नॉट इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो यहाँ हमें हिम को ही में चेंज करना होगा, क्योंकि हमें इसका सब्जेक्टिव फॉर्म में इसको रखना होता है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो बड़े आराम से आप इन पर कमांड कर लेंगे और आपको चीजें जल्दी से समझ में आएंगी। द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटिंग। देखिए अब ध्यान दीजिए, यहां पर सीधे सीधे एक वर्ब दिया है सिचुएटिंग, और इसका मतलब होता है स्थित, स्थित होना। और कुछ वर्ब जो होते हैं दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अंदर, लिटरेचर में, ग्रामर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को आप मिलता है। जनरली आप लिटरेचर में कुछ चीजों को प्रयोग कर जाते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल अगर हम उनकी बात करें तो उनका प्रयोग नहीं होता। जैसे सिचुएट होना, सिचुएटेड होना एक ऐसा वर्ब है जो अपने आप में एक पूर्व अवस्था को दर्शाता है, जिसका प्रयोग हम, या यूं कहिए कि इस वर्ब का प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। तो द कैपिटल ऑफ यमन इज सिचुएटेड, वो स्थित है। तो इसको हमें सिचुएटिंग की जगह कॉन्टिन्यूअस को हटा करके सिचुएटेड करना होगा। इस प्रकार से ये वाक्य जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, जैसे हैविंग होता है दोस्तों, हैविंग का प्रयोग पार्टिसिपल में करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं। ऐसे ही सिचुएटिंग का प्रयोग सिचुएटेड फॉर्म में हम कर सकते हैं, जनरली सिचुएटिंग में नहीं करते हैं। तो ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इसको प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पर आपको इज सिचुएटेड करना होगा। और वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग भी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं यहाँ पर होगा। चलिए अगले वाक्य पर चलते हैं। राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज। राम वाज सीनियर टू सैम इन कॉलेज, बहुत ही सिंपल सी बात है दोस्तों। एक चीज याद रखिएगा, जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में IOR आता है और एडजेक्टिव की तरह वो प्रयोग होते हैं दोस्तों, एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं। यदि तुलना हो रही हो, यदि तुलना हो रही हो, तो तुलना में ऐसे वाक्यों की तुलना करते समय हम टू का प्रयोग करते हैं, न कि देन का। सिंपल बात आपको याद रखनी है, वे एडजेक्टिव जिनके अंत में OR IOR आता है, ऐसे वाक्यों की यदि तुलना हो रही हो, कंपैरेटिव बन रहा हो, तो दोस्तों तुलना के लिए हम टू प्रीपोजिशन लगाते हैं, ना कि देन। ये वाक्य बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसमें कोई एरर नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी टू प्लेस किया हुआ है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, नो एरर। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, देखिए बिल्कुल सिंपल वाक्य है और आप वाक्य के सेंस के अकॉर्डिंग इसको ठीक कर सकते हैं। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, नो एरर। बताइए मुझे, आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं चेक कर लूंगा, देख लूंगा किसने क्या कमेंट किया है।
देखिए जनरली क्या होता है कि ऑलवेज वाला जो वाक्य है इसको नॉर्मली प्रेजेंट में होना चाहिए था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि ये सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है। अब बात यह है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ साथ आगे देखिए यहाँ दिया है डूइंग दिस मिस्टेक, यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। इसको हम ऐसे भी कह सकते थे, यू ऑलवेज डू दिस मिस्टेक। ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन अगर हम ये चेंज करें तो इसमें देखें कि दो तरफ हमको चेंज करना पड़ेगा, इधर भी और इस वाक्य में भी। तो इस प्रकार से अगर देखें तो वाक्य में दो जगह एरर दिया हुआ है, जिसको करेक्ट करने में पूरे ही वाक्य में सुधार होगा। तो इसलिए ये वाक्य जो है दोस्तों, जो बुकलेट शीट के आंसर्स की मैंने आपको दी होगी उसमें इसको नो एरर दर्शाया गया है। नो एरर इसलिए दिया गया है क्योंकि उन्होंने कंटिन्यूअस टेंस में इसको मान लिया है। यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक, तुम हमेशा ही ऐसा करते हो, यही गलती करते हो। तो इस प्रकार ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, नो एरर है, लेकिन साधारणतः इस वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में होना चाहिए था। He has a large family to care, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य आया है दोस्तों। ऐसे वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि किसी भी वाक्य को जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे वाक्य दोस्तों जो जिनमें वर्ब से एंडिंग हो रही हो, आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, वर्ब से एंडिंग हो रही हो, इन्फिनेटिव से एंडिंग हो रही हो। खास तौर पे जब वर्ब दिया हो तो आपको एक चीज याद रखनी है, अगर वर्ब का कोई सेंस निकल रहा है किसी प्रीपोजिशन के अकॉर्डिंग, यानी आपको लगता है अर्थ के अनुसार उसका कोई प्रीपोजिशन होना चाहिए, तो वो प्रीपोजिशन वहां पर जरूर लगाना पड़ता है ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग। देखिए ही हैज ए लार्ज फैमिली, यहाँ पर वाक्य बिल्कुल ठीक है। ही हैज ए लार्ज फैमिली, उसके पास एक बड़ा परिवार है। टू केयर ऑफ, देखभाल करने के लिए, देखभाल करने को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी वाक्य की एंडिंग किसी वर्ब से हो रही है दोस्तों, और वो वर्ब साधारणतः अपने साथ प्रीपोजिशन लेने वाला है, तो आपको उसमें प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा। इसको इस तरह से भी आप कह सकते हैं, ही हैज ए लार्ज फैमिली टू टेक केयर ऑफ या टू केयर ऑफ। ठीक है, दोनों तरह से ही वाक्य बिल्कुल ठीक होगा। These poisonous gases will affect our health, बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आप देखिए और मुझे बताइए कि वाक्य में क्या एरर है। देखिए ये जो सेंटेंस है इसको आप ध्यान से इसके वर्ब को जरूर पकड़िएगा। एक शब्द होता है दोस्तों अफेक्ट, ये अक्सर आ जाते हैं तो उनको आप जरूर याद रखें। अफेक्ट, AFFECT। और दोस्तों आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है इफेक्ट। क्या दिया हुआ है? इफेक्ट। दोनों चीजों को आप समझिए। ये इफेक्ट जो है दोस्तों ये एक नाउन है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब विल के बाद में इसका प्रयोग हो रहा है, तो आप समझिए कि हमें वर्ब की आवश्यकता है। और ये इफेक्ट जो है इसका जो वर्ब होता है दोस्तों वो अफेक्ट होता है, यानी प्रभावित करना। तो हमें इस वर्ब को यहाँ पर प्लेस करना पड़ेगा, नाउन को हटाना पड़ेगा दोस्तों और वर्ब को लगाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आगे चलते हैं। The only Indian to win the Nobel Prize for the literature was रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखिए कितना आसान सा ये वाक्य है, लेकिन हो सकता है ये आपको कंफ्यूज कर दे। देखिए और बताइए।
देखिए ये वाक्य कंफ्यूजिंग है दोस्तों, और शायद अगर इस तरह का वाक्य रिपीट हो तो ये कोर्ट में भी चला जाएगा। एक्चुअली क्या है, नोबल जो है दोस्तों ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का नाम है तो दोस्तों ये प्रॉपर नाउन की श्रेणी में आ गया। और नियम ये कहता है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं दोस्तों उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता, या यूं कहिए कि उनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये वाक्य सीधे सीधे होना चाहिए, द ओनली इंडियन टू विन नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर वाज रविन्द्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले जनरली हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। After his illness, the patient was sick with life. बहुत ही इजी है, इन छोटे छोटे प्रीपोजिशंस को आप याद करते चलिएगा। देखिए sick with life नहीं होता है, sick के साथ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, SICK, sick of, समथिंग होता है दोस्तों। सिक के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग आपको करना चाहिए क्योंकि यही करेक्ट है। क्लियर? I told him that I availed the opportunity। बहुत ही अच्छे वाक्य हैं, यदि आप इनको करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलेगी। देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं दोस्तों, जैसे एक होता है एंजॉय, ये जब मैं आपको नॉन फाइनाइट का टॉपिक कराऊंगा तब ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जैसे एंजॉय वर्ब है दोस्तों, अवेल है, ये ऐसे वर्ब हैं कि इनके बाद में साधारणता रिफ्लेक्सिव, आप रिफ्लेक्सिव समझते होंगे, जो मैंने प्रोनाउन के प्रकार पढ़ाए हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग। तो इस वाक्य में भी दोस्तों वो कह रहे हैं कि इस वाक्य में भी हमें अवेल्ड के बाद में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ेगा, और प्रीपोजिशन नहीं, प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रोनाउन हमेशा अकॉर्डिंग टू जो सब्जेक्ट है वो उसके अनुसार आता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आई का होगा माई सेल्फ। तो ये वाक्य हो जाएगा दोस्तों, आई टोल्ड हिम दैट आई अवेल्ड माई सेल्फ द अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर आपको माई सेल्फ लगाना होगा क्योंकि अवेल, एंजॉय आदि वर्ब जो हैं अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लेते हैं। I think he owns an expensive painting by Hussein। देखिए I think मैं सोचता हूँ he owns उसके पास है, वो रखता है an expensive painting। देखिए पेंटिंग नाउन है, एडजेक्टिव हो गया एक्सपेंसिव, उससे पहले आपका आर्टिकल आ गया एन, बिल्कुल ठीक है, बाय हुसैन, हुसैन के द्वारा। तो वाक्य में दोस्तों कोई भी एरर मुझे नजर नहीं आता। पार्ट डी हो गया, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। ए लार्ज साइन नियर द एंट्रेंस वार्न्स द विजिटर्स टू बीवेयर अबाउट। देखिए ये ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पार्ट में जो है एरर दिया हुआ है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप इस तरह से प्रीपोजिशन के जो एरर हैं उनको पकड़ते हैं, उनको याद करते हैं, क्योंकि इस तरह से ही हमें प्रीपोजिशन अच्छे से याद हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ दिया है बीवेयर, और जैसे ही ये वाला सेंटेंस आता है बीवेयर, तो मेरे को याद आ जाता है जूलियस सीजर प्ले, और जूलियस सीजर प्ले में जूलियस सीजर से कहा जाता है बीवेयर ऑफ द मार्क। तो याद रखिएगा बीवेयर के साथ जो प्रीपोजिशन है दोस्तों वो ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा बीवेयर ऑफ समथिंग होता है, किसी चीज से सावधान रहना।
it is time we should have done something useful. देखिए मैंने आपको ये एरर पहले कई बार कराया है। जब भी वाक्य में इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम दिया हो तो जो आगे का वाक्य है दोस्तों वो पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। किस में बनता है दोस्तों? वो पास्ट इंडेफिनिट में बनाना हमको होता है। पास्ट इंडेफिनिट आप यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म से। तो दोस्तों ये जो दिया हुआ है शुड हैव, इसको पूरा पूरा आप रिमूव कर दीजिए और डन की जगह पे आप क्या करें, डिड का आप प्रयोग कर दें। आप समझिए कि पास्ट टेंस बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज टाइम वी डिड समथिंग। तो इट इज टाइम के साथ, इट इज हाई टाइम के साथ दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि डिड का प्रयोग किया, पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। He will tell you about it when he will come back। देखिए कंडीशनल सेंटेंस है और मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस आपको कराई है कंडीशनल सेंटेंस की, कि कंडीशनल सेंटेंस किस तरीके से घुमा घुमा करके आपको दे दिए जाते हैं वो आपको समझने चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि आप जो है कंजक्शन वाले वाक्य को आप पकड़ करके चलिए, और यहाँ जो कंजक्शन वाला वाक्य है दोस्तों वो दिया हुआ है when, और यहाँ पर देखिए when दिया हुआ है तो यहाँ से वाक्य आप इसको मानिए। तो when वाला वाक्य, if वाला वाक्य जो है दोस्तों वो कभी भी फ्यूचर में नहीं होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। दूसरा वाक्य फ्यूचर में होगा। तो यहाँ ये वाक्य यहाँ तक ठीक दिया हुआ है तो इसको आपको करेक्ट करना होगा। तो यहाँ करना होगा ही कम्स बैक, ये विल पूरा पूरा हट जाएगा और कम का दोस्तों कम्स हो जाएगा। I am going to have this certificate attested by the director। देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे से आपने ये वाक्य पढ़ा होगा। I am going, मैं जा रहा हूं, सीधे सीधे कहा जा रहा है I am going to have this certificate attested। तो to have this certificate क्या होना चाहिए दोस्तों? attested होना चाहिए, ना कि attested। तो याद रखिएगा दोस्तों अटेस्ट की जगह पर अटेस्टेड यहां पर आपको करना होगा। आई एम गोइंग टू हैव दिस सर्टिफिकेट अटेस्टेड बाय द डायरेक्टर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और तब तक जब तक कि हम लाइव नहीं आते इसी तरह से वीडियो आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू सो मच।